नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साहो। और आज का हमारा वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक को शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल कर दी सब्सक्राइब और प्रेस कर दी बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में जानेंगे वो शुरू करते हैं। पहले तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, फिर उसके अपॉर्चुनिटी और उसके सोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन से। तो दोस्तों, नाम से, हेडिंग से ही हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग एक एंटरप्रेन्योर हैं और एंटरप्रेन्योर किस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहता है। मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप किसी बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हो, लेकिन किसी में से कौन सा बिजनेस, किस तरह का प्रोडक्ट आप, किस तरह का सर्विस आप बनाना चाहते हो, कौन सा गुड्स एंड सर्विस का प्रोवाइड करना चाहते हो मार्केट में, वो बताता है ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। तो इसके अंदर आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि मुझे कौन सा सर्विस प्रोवाइड करना है मार्केट में। वो सर्विस को आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सर्विस मेरे लिए सही है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप मार्केट में जाके देखो किस चीज़ का कमी हो रहा है, किस सर्विस का सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, लोग किस चीज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये सारा चीज़ आप कलेक्ट करोगे, उसके जितने भी डेटाज होते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम अमंग द सेवरल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आपके सामने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कोई कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई कुछ सर्विस दे रहा है, कोई दूसरा कुछ गुड सर्विस कर रहा है, दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जहाँ पे मैं एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड करूँ और जिससे मुझे जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट अर्न हो जाए। तो उस तरह के प्रोजेक्ट आप ढूंढते हो और उस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। लेकिन आप उस प्रोजेक्ट को ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, इसके बारे में बात करते हैं। और उसी प्रोजेक्ट को आप क्यों ढूंढ रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं वो आइडेंटिफाई आप किस तरीके से कर रहे हो। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई, तो जैसे मैंने बताया कि आप वहाँ पे ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो जहाँ से आपको दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिले। ये तो गया आइडेंटिफिकेशन का बात। लेकिन अब बात करते हैं वहाँ पे उसे हम लोग सिलेक्ट किस तरीके से करें, हम लोग सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो उसका सिलेक्शन डॉक्टर विसेंट देसाई ने अपने तरीके से बताया है कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज कंसर्न्ड विद द कलेक्शन। जो डेटा जो हमारे पास रहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो एक कंसर्न होता है एक कलेक्शन से। कि वो किस तरह का कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन होता है कॉम्पिलेशन और एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा, कि जो वहाँ का इकोनॉमिक डेटा है उसका कलेक्शन होता है। और जहाँ से हम लोग उसका पर्पस को, इवेंचुअल जो पर्पस होता है उसको लोकेट करके उसका पॉसिबिलिटी देखते हैं कि वो कितना अपॉर्चुनिटी बना सकता है और वो कितना इन्वेस्टमेंट हम लोग उसमें कर सकते हैं, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कि मान लीजिए हम लोग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे हम लोग कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 लाख का हो रहा है, 50 लाख का हो रहा है। इस तरीके के प्रोजेक्ट आप आइडेंटिफाई करते हो और उसे आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसे सिलेक्ट करते हो। और सिलेक्ट करने के लिए आपको ये सारा काम करना पड़ता है, उसका सारा पर्पस देखना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका गोल क्या है, उसका इकोनॉमिक डेटा क्या, उसका मार्केट में क्या डिमांड है, ये सारा चीज़ आप देखते हो और उसके बाद आप उसे सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन का बात। लेकिन आपको हम लोग बात करें तो यहाँ पे पीटर ड्रकर ने 3 अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताए थे जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने में और सिलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलता है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पर्पज से भी, और अगर आप कुछ नए स्टार्ट करने वाले भी हो, स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो तो वो भी। तो सबसे पहला पीटर ड्रकर ने सबसे पहला अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या कहा। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी आता है एडिटिव अपॉर्चुनिटी।
इसके अंदर क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बनाने वाले हो या फिर देने वाले हो, सेम सर्विस कोई दूसरा कंपनी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आप क्या करते हो कि उस सर्विस जो दूसरा कंपनी होता है उसका आप सारा चीज़ डेटा निकालते हो कि वो किस तरह का रिसोर्सेस यूज़ कर रहा है, किस तरीके का आइडिया है, वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सारा चीज़। तो आइडिया तो आपका ही होता है, लेकिन बाकी जो भी चीज़ वो यूज़ कर रहा है, जो भी रिसोर्सेस है उसके पास, वो पूरा का पूरा कॉपी आप अपने बिजनेस में भी कर लेते हो। सिर्फ आइडिया डिफरेंट होता है कि आप किसी दूसरे चीज़ का सर्विस दे रहे हो, वो किसी उसी प्रोडक्ट का कर रहा है लेकिन उसका सर्विस थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, ऐसा। तो ये सारा चीज़ तो आप, ये होता है एडिटिव अपॉर्चुनिटी कि आप पूरा का रिसोर्सेज जो वो यूज़ कर रहा है वो पूरा डेटा आप अपने में ले लिए और उसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं एडिटिव अपॉर्चुनिटी कि उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है। और जब किसी चीज़ में चेंजेस नहीं हो रहा और वो किसी और जगह से आप कॉपी किए हो, तो आप देख ही सकते हो कि उसके बिजनेस में रिस्क जो था वो उसने देख लिया। लेकिन अब आपको देखने को मिल रहा है कि अगर मैं उसका कुछ डेटा कॉपी कर रहा हूँ तो यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो पहले से सक्सेसफुल है, तो आप उसी डेटा के हिसाब से आप अपना बिजनेस भी चला रहे हो, ठीक है। ये एडिटिव अपॉर्चुनिटी होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटी। कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटी क्या होता है? जहाँ पे आपके डेटाज तो सेम होते हैं लेकिन उसका जो आइडिया होता है या फिर उसके अंदर जो रिसोर्सेस हो रहे होते हैं वो चेंज होता है। उसमें चेंजेस आप कर देते हो, थोड़ा बहुत, सारा चीज़ नहीं, कुछ कुछ चेंजेस कर देते हो। जैसे कि अगर उसका आइडिया कुछ पुराना है तो आप उसमें कुछ नया चीज़ लाकर उसे एक नई तरीके से मैनिपुलेट करके आप एक नया सर्विस दे सकते हो, सर्विस बना सकते हो। तो उसके अंदर, उस आइडिया के अंदर भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अगर उसके अंदर कुछ नए रिसोर्सेस है, जैसे कि टेक्नोलॉजी उसके पास पुराना है और आप टेक्नोलॉजी नया लेकर आ रहे हो, तो ये सारा चीज़ होता है कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटी के अंदर। अब बात करते हैं ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी। ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है और कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटी से सबसे ज़्यादा रिस्की भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री रिस्की होता है क्योंकि आप उसमें नई चीज़ लेकर आ रहे हो, तो ये थोड़ा बहुत रिस्क बियर करता है कि हो सकता है कि आप नया टेक्नोलॉजी लेकर आए तो आपका बिजनेस नहीं चला, या फिर कुछ भी हो सकता है, आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, ये सारा चीज़। लेकिन ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी जो होता है उसमें आपके आइडिया को छोड़ के हर चीज़ चेंज हो जाता है, हर एक चीज़ आपको चेंज करना पड़ता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रिसोर्स हो, चाहे वो फंक्शनल एरिया हो, या फिर फंडामेंटल एरिया हो, या फिर कोई ड्रास्टिक चीज़ हो, वो सारा चीज़ आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप एक ऐसा कंपनी में काम कर रहे हो या फिर एक ऐसा कंपनी बना रहे हो जो रात में काम करता हो, और आप जो डेटा लेकर आए हो वो दिन में काम करता है। आप सर्विस एक ही बनाने वाले हो लेकिन आपका कंपनी रात में काम करना है और उस कंपनी का जो आप जहाँ से डेटा लिए हो वो दिन में काम करता है। तो अगर आप वहाँ के लोगों को हायर करते हो या फिर किसी और को हायर करते हो तो उसका जो फंडामेंटल चेंजेस है, जो उस प्रोडक्ट को बनाएगा, उस सर्विस को बनाएगा, आप उससे कहते हो कि नहीं, तुमको जो है रात में काम करना होगा, दिन में काम नहीं करना होगा, दिन में हमारा फैक्ट्री नहीं चलेगा, रात में चलेगा। तो अब उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है। अब आप बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, तुम रात में अगर काम करोगे तो रात में उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए आप उसको कुछ नया चीज़ कर सकते हो, रिवॉर्ड दे सकते हो, उसको दूसरे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो सकता है कि जैसे दिन में अगर मान लीजिए 12 घंटा कोई काम करता है, मान लीजिए दिन में कोई किसी कंपनी के अंदर उसी सर्विस को बनाने के लिए 12 घंटा काम करता है, लेकिन आप उससे बोलो कि ठीक है, अगर आप रात में काम करोगे तो मैं आपको 10 घंटे काम करने दूंगा या 8 घंटे काम करने दूंगा, 4 घंटे आपको काम नहीं करने होंगे। तो ये होता है ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी के अंदर कि आपका उसमें कुछ ना कुछ आप ड्रास्टिक यानी कि कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग चेंजेस कर रहे हो, फंडामेंटल, जिसके कारण हो सकता है बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, बिजनेस ठप भी हो सकता है और बिजनेस आगे भी बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा रिस्क इसमें रिस्क फैक्टर करता है। तो ये होता है ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी। तो इन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को देख के आपको अपने प्रोजेक्ट, आप जिस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हो, जिस प्रोजेक्ट को लाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये 3 अपॉर्चुनिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। ये सबसे प्रथम और इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इसके और 3 स्टेप्स है उसके बारे में जानेंगे। तो ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है जिसके अंदर आपका एक ही मोटो होता है कि आप किसी भी हालत में प्रॉफिट मेक करोगे, चाहे वो कोई भी ड्राइव में हो, चीफ ड्राइव हो, हाई ड्राइव हो, कोई भी ड्राइव हो। और प्रॉफिट मेकिंग तो हर एक बिजनेस का मोटिव होता है कि मैं किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट करना ही है, या फिर एंटरप्राइज है तो मुझे प्रॉफिट करना है। तो ये सबसे पहला आपका होता है कि चीफ ड्राइव बिहाइंड
एवरी बिजनेस, ये सबसे पहला मोटिव होता है कि आपको प्रॉफिट बनाना है। फिर आता है देयर फॉर द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर हैज़ टू सर्च फॉर अ साउंड बिजनेस आइडिया। फिर यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं कि कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा साउंड कर रहा है, कहाँ से मुझे ये बिजनेस आइडिया मिलेगा, और उस आइडिया एक ऐसा आइडिया हो जहाँ पे मुझे प्रॉफिट बहुत जल्दी बनाने को मिले, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैं बना सकूँ, ये होता है। फिर जो हम लोग को रिजनेबल प्रॉफिट भी लाकर दे सकता है, जनरेट कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा। फिर फॉर दैट ही हैज़ टू स्क्रीन नीली द सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, लीगल एंड मार्केट इकोनॉमी, और वो ये काम देखने के लिए, ये काम जानने के लिए वो रिसर्च करता है। किस तरीके का रिसर्च करता है, स्क्रीनिंग करता है, मार्केट में आके रिसर्च करता है कि कोई भी वो सर्विस देना चाहता है, उस सर्विस का क्या डिमांड है, वो किस तरह का मार्केट इन्वायरमेंट में रहता है, उसका सोशियो इकोनॉमिक क्या है, उसका सोशियो कल्चर क्या है, उसका सोशियो लीगलिटी क्या है, ये सारा चीज़ वो रिसर्च करता है। और ये सारा रिसर्च करने के बाद ये सारे आइडियाज़ को, बिजनेस आइडिया को वो प्रैक्टिकल शेप देता है कि चलो मुझे यहाँ पे इस लोकेशन में मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह का सर्विसेज देना है, उस आइडिया को वो शेप में लाता है कि मुझे अब ये सारी चीज़ें करनी है। फिर ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब बात करते हैं अगर आइडेंटिफिकेशन या फिर सिलेक्शन करना हो, कि आपको अब सिलेक्शन का टाइम आ गया, कि आइडेंटिफाई तो हो गया, अब मुझे सिलेक्ट करना है कि मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो ये या तो ये या तो ये। तो अब वो सिलेक्ट कैसे करें, उन 3 में से कैसे सिलेक्ट करोगे, तो वो कुछ सोर्सेस के थ्रू आप कर सकते हो। तो सबसे पहले सोर्सेस हमारे पास क्या आ जाता है, सक्सेस स्टोरी ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर एंटरप्रेन्योर, कि आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो, लेकिन उस प्रोडक्ट में देख रहे हो कि ये प्रोजेक्ट के पहले भी, इस प्रोजेक्ट में पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स ने या फिर कुछ फैमिली लोगों ने काम किया है या नहीं किया। अगर किया है तो आप उनसे जाके बातचीत करते हो कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है, नहीं है, कैसा इसमें प्रोसेस होगा, इसका आप एक तरह से उनका सक्सेस स्टोरी सुनते हो या जानते हो कि अगर उसने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है या फिर वो कर रहा है तो वो किस तरह से सक्सेस किया है, उसका सक्सेस होने का फॉर्मूला क्या है, ये सारा चीज़। या हो सकता है कि अगर फ्रेंड में नहीं है कोई, फैमिली में नहीं है कोई, तो आप दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के पास जाके उनसे बातचीत कर सकते हो, उनका सक्सेस स्टोरीज को सुन सकते हो और पढ़ सकते हो। फिर आता है इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स इन होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट्स वेयर प्राइस एडवांटेज कुड बी ऑब्टेन। यहाँ पे फिर जब आप उस प्रोडक्ट को आप समझते हो कि ठीक है मैं इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ या फिर उनका सक्सेस स्टोरी समझते हो, तो उसके बाद आप प्रोजेक्ट पे जब काम करते हो तो आप देखते हो कि इसका डिमांड का इंक्रीज़ कैसे हो रहा है या आप किस तरीके से इंक्रीज़ करोगे। आप इंक्रीज़ हो रहा है ये भी देखोगे, और अगर नहीं हो रहा तो आप कैसे इंक्रीज़ करोगे, आप कैसे हेल्प करोगे मार्केट में इस प्रोडक्ट का इंक्रीज़ होने में, चाहे वो होम मार्केट हो या फिर फॉरेन मार्केट हो। होम मार्केट को हम लोग कह सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट, और जहाँ पे प्राइस का भी एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो, ये चीज़। फिर आता है एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स इन मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ ए प्रोडक्ट, कि आप वहाँ पे किस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कर रहे हो, कि वहाँ पे मैन्युफैक्चर का एक्सपीरियंस क्या हो रहा है आपका, सेलिंग का एक्सपीरियंस क्या हो रहा है उस प्रोडक्ट का, ये सारा चीज़। फिर आता है चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सुटेबल ऑफ एन आर्टिकल इम्पोर्टेड फॉर विच देयर इज अ गुड डिमांड इन होम कंट्री और डोमेस्टिक कंट्री। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप मान लो आप किसी फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उससे अपने डोमेस्टिक कंट्री में किस तरीके से इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, वो उसके कितने चांसेस हो जाते हैं कि आपका वहाँ पे भी प्रोड्यूसिंग जो है वो सही होगा, उसका आर्टिकल, उसका सब्स्टिट्यूट कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, ये सारा चीज़ आप देखते हो। फिर आप देखते हो कि मार्केट में किस तरह का डिमांड होगा, मैं जो फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट कर रहा हूँ कोई भी प्रोडक्ट को, तो उसका क्या डिमांड होने वाला है, ये सारा चीज़। फिर आता है विजिट टू ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। तो फिर अगर आपको इसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा कि नहीं मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप कौन सा सोर्स यूज़ कर सकते हो कि जहाँ पे ट्रेड फेयर्स होते हैं या फिर एग्जीबिशंस होते हैं उस सर्विसेज को लेकर या फिर दूसरे किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो आप वहाँ भी विजिट करते हो कि देखो वहाँ से कुछ आइडिया मिलता है या नहीं मिलता, वहाँ से कुछ सोर्सेज मिलता है या नहीं मिलता, ये सारा चीज़। फिर स्टडी ऑन डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस। फिर आप बात करते हो कि चलो मुझे कहीं से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मुझे कहीं भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे कि आप उस सर्विस का, आप जो सर्विस प्रोजेक्ट आपके सामने है, ऑप्शंस है, उन सभी ऑप्शंस का आप स्टडी करोगे कि इसका डिमांड क्या है, कि कौन से प्रोजेक्ट का सप्लाई कितना है और दोनों में इम्बैलेंस कितना हो रहा है, ये।
फिर देखोगे कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या करी, जो जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। आप मान लो किसी गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो और वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके के पॉलिसीज रखते हैं वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए, वो सारा चीज़ आप देखते हो कि उनका पॉलिसी क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो कैसे डेवलप कर रहे हैं, ये सारा चीज़। फिर आता है सर्वे रिपोर्ट्स, बुक्स, पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर। फिर आप देखते हो कि नहीं मुझे कहीं से भी सोर्सेस नहीं समझ में आ रहे, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आप क्या करते हो, बुक पढ़ते हो। किसी एंटरप्रेन्योर का बुक हो सकता है, किसी बिजनेस का बुक हो सकता है, ट्रेडिंग का बुक हो सकता है, बुक, न्यूज़पेपर या फिर किसी तरह का सर्वे रिपोर्ट, ये सारा चीज़ करते हो। फिर आता है इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्शन, प्राइसेस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकुलर नाउ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड पर्सनल पोटेंशियल, डिमांड फॉर एक्निकलियरी प्रोडक्ट्स फॉर वेल इस्टेब्लिश्ड बिग इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप इन्वेंशन करते हो कि कुछ नया प्रोडक्शन जो आया है उसका प्राइस देखे कि ये जो नया प्रोडक्शन आया है उसका इतना ज़्यादा प्राइस क्यों है या इतना कम प्राइस क्यों है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, वो किस तरीके से अवेलेबल कर रहा है वो मार्केट को, वो कौन से रॉ मटेरियल्स, कौन से स्किल्ड का यूज़ कर रहा है, उसके पोटेंशियल डिमांड कितने हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट का इस्टेब्लिश और इंडस्ट्री कैसा है, बड़ा है छोटा है, ये सारा चीज़ आप देखते हो ताकि आप अपना बिजनेस भी उसी के हेल्प से स्टार्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करने में आपको हेल्प होगा। फिर अगर आपको इन सब में से किसी से भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, तो फिर आप क्या करते हो, आप कंसल्टेशन का यूज़ करते हो। जो बिजनेस एडवाइजर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर में होते हैं, जो करियर ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं, जितना आप किसी भी तरह में, आप किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे एजुकेशन फील्ड में चाहिए या फिर बिजनेस फील्ड में जाइए, तो आपको वहाँ पे हर जगह में आपको एक आज के टाइम पे कंसल्टेंसी देखने को मिलता है। कंसल्ट जिसे हम लोग कहते हैं, जो कंसल्टेंसी करता है, जो आपको हेल्प करता है कि आप क्या करना चाहते हो और आप उसको, उस चीज़ को करने के लिए कितने तरीके से सही हो, कितने तरह से सही हो, और आपको उससे आइडिया देता है, आपको एडवाइस करता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि ट्रेडिंग, जो आज के टाइम पे शेयर मार्केट होता है, क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, बिटकॉइंस, इथेरियम, ये सारा चीज़ जो होता है, जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके भी कंसल्टेंसीज होते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो, फैमिली के पास जाते हो, लेकिन आपको वहाँ से समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से ट्रेडिंग करने को कह रहे हैं, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन आप अगर किसी सही आदमी के पास जा रहे हो, जो शेयर मार्केट को अच्छे तरीके से जानता है, उसका स्टडी करके रखा है, कंसल्टेंसी के पास जाते हो, तो वो आपको कम टाइम पे सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव देता है, प्रॉफिटेबल इंफॉर्मेशन देता है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा चीज़। तो दोस्तों मैं भी एक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता हूँ, वो ट्रेडिंग ऐप का नाम है बिटकॉइन। अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो तो आप बिटकॉइन इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप इंस्टॉल करके अपना पहला परचेज करते हो तो आपको पहला परचेज में एक 100 रुपये का इथेरियम बोनस मिलेगा मेरे तरफ से। वहाँ पे आप अपना किसी भी अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 10 रुपये से भी कर सकते हो और 100 रुपये से भी कर सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर अफोर्डेबल है कि आप कितने रुपए से आप कितने रुपए से पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके अंदर और ट्रेडिंग कर रहे हो। आप भी प्रॉफिट कमाओगे और आप दूसरों को भी हेल्प करोगे। तो आप बिटकॉइन को जरूर इंस्टॉल कीजिए और ट्रेडिंग जरूर कीजिए। ट्रेडिंग से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा मार्केट के बारे में समझने में कि मार्केट कब फॉल होता है, मार्केट कब राइज होता है। फिर अब हम लोग बात करें स्टडी ऑफ पोटेंशियल और फॉर टूरिज्म टू आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्ट्स फॉर होटल्स, मोटेल्स, हाउस बोट्स एंड साइट सीइंग फैसिलिटीज़। जब आपका कंसल्टेंसी से भी काम हो जाता है, कंसल्टेंसी के बाद आप बात करते हो कि चलो मैं सिलेक्ट तो कर लिया प्रोजेक्ट, लेकिन अपने प्रोजेक्ट को मैं कहाँ बनाऊँ, कहाँ पे उसका लोकेशन क्या होना चाहिए। तो अब आप क्या करते हो, आप स्टडी करते हो कि कहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। टूरिज़्म प्लेस में आप जाओगे कि वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं या फिर डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं, और आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जहाँ पे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सक रहे हो। और जो टूरिज़्म है, उन टूरिस्ट लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा उनके लिए हेल्प होता है कि उनको टूरिस्ट के जो फॉरेन से घूमने आए हैं या दूसरे स्टेट से उस जगह में घूमने आए, तो उनको किसी चीज़ का नीड है तो आप किस तरीके सर्विस उसे दे सकते हो। चाहे आप होटल देख लो या फिर मोटल्स देख लो, हाउस बोट्स देख लो, या फिर किसी भी तरह का फैसिलिटी जो आप देखते हो और उसे इस्तेमाल करते हो और उसका सिलेक्शन करके आप वहाँ पर लेकर आते हो।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहें मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।